प्रैक्टिस सेट नंबर 771 पर आ जाइए। वेलकम बैक। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और प्लेलिस्ट इसका बना रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए तंत्र विन्यास पर। बताइए। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर। 1 और 3 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों पर भी निर्भर करते हैं, न्यायिक व्याख्याओं पर भी निर्भर करते हैं, बातचीत के लिए तंत्र विन्यास पर भी निर्भर करते हैं और परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी निर्भर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों सभी। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं तथा व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं, बातचीत के लिए तंत्र विन्यास, इन सभी चारों पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। बताइए। राजीव गांधी, न्यायमूर्ति भगवती, प्रतिभा पाटिल या एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में चलित न्यायालय या कहते हैं इसको मोबाइल न्यायालय, इसका मानस पुत्र कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो भारत में 7 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात डिस्ट्रिक्ट में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन ने किया और इसका उद्देश्य है सुदूर एवं पिछड़े इलाकों को न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सबसे पहले भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और वयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है? किसको? केवल केंद्र सरकार को, केवल राज्य सरकार को, केंद्र राज्य सरकार दोनों, केवल स्थानीय सरकारों को? आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां अकेला केंद्र या संघ सरकार नहीं कर सकती, राज्य की भी आवश्यकता पड़ेगी, दोनों सी। तो संविधान के अनुच्छेद 246 के उपबंधों के तहत 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। शिशुओं और अवयस्क तथा आर्थिक एवं सामाजिक योजना समवर्ती सूची के विषय हैं। अतः इन विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है, दोनों को है। नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है या केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सरकरिया तो है, बहुत पूछा गया है एग्जाम में। राजमन्नार समिति भी है, पुंछी आयोग भी है, इंद्रजीत गुप्ता नहीं है क्योंकि ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन हुआ था वर्ष 1998 में। चुनाव सुधार एवं जन प्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य है चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यावहारिकता का विशेष अध्ययन करना और उस पर निष्कर्ष देना। शेष तीनों संघ राज्य संबंध से संबंधित है या केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, न ही एकत्रित किया जा सकता है? ये लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार के बिना ना तो अधिरोपित किया जाएगा और ना ही संग्रहित। नंबर 6 है, केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत या और किसी के अंतर्गत? 268 से 281 के अंतर्गत। तो देखिए, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक और वित्त संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। इनमें वित्त आगात स्रोतों का विवरण साम्यपूर्ण बनाने के लिए एक जटिल तंत्र की रचना की गई है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन स्थायी ना हो, ठीक है, तथा निश्चित अंतरालों पर उसका पुनर्विलोकन हो
और समायोजन किया जाए। नंबर 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? ध्यान दीजिएगा, वित्तीय संबंधों की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद ना 11 होगा ना 10 होगा, ये होगा अनुच्छेद 12। तो केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण संविधान के भाग 12 में है। और भाग 10 का संबंध है किससे? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से। भाग 11 का संबंध है संघ एवं राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध से। और भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम आदि को सम्मिलित किया गया है इसमें 13 में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेदों के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय को स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19(1) का 1 मतलब डी और ई में, और अनुच्छेद 301 में, 301 से 307 या उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेदों के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय को स्वतंत्रता प्रदान की गई है? किसमें? अनुच्छेद 301 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा। अबाध मतलब बिना किसी बाधा के। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर कर यानी टैक्स संघ द्वारा लगाए जाते हैं, राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। दोनों के दोनों सही हैं, कौन सा सही है इनमें बताइए। देखिए, शेयर मार्केट और फ्यूचर मार्केट पर हुए लेन देन पर जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, मतलब केंद्र सरकार लगाती है या संघ सरकार लगाती है, और संघ ही वसूल करती है। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही होगा यहाँ पर। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में कहा गया है, दिया गया है। इसके अंतर्गत आपको पता हो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। और शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और इसे जो है संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत संघ द्वारा लगाया जाता है और इसे संघ के द्वारा ही एकत्रित भी किया जाता है। 10वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? बताइए। देखिए, मौलिक अधिकार निलंबन हो जाता है अनुच्छेद 19 में, जितने भी हैं सब निलंबित हो जाते हैं। 14, 15 भी निलंबित हो जाते हैं, 16, 17 भी हो गए, 24, 25 भी हो गए, लेकिन 20, 21 निलंबन इनका नहीं होता है। तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार जो है वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 में हैं 5-6 अधिकार, पढ़े होंगे आपने। लेकिन अन्य मूल अधिकारों यानी 20 एवं 21 को छोड़कर को निलंबित करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, और वो निलंबन अनुच्छेद 359 के तहत होगा। ठीक है, ये शक्ति जो है अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसमें जो है अनुच्छेद 21 का ए भी सम्मिलित है। 21 के ए में क्या है? शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। तो अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित सारे मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो गए। अनुच्छेद 359 के तहत बाकी बचे हुए मूल अधिकार भी निलंबन हो गए, लेकिन 20, 21 को छोड़कर, और साथ ही निलंबन हो गया 21 का ए भी। ठीक है, 20, 21 नहीं होंगे, लेकिन 21 का ए होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? बताइए। राज्य विधानसभा का विघटन, राज्यों के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, और स्थानीय निकायों का विघटन। कौन कौन सा नहीं है बोल रहा है? केवल एक और 3, 2 और 3, या 1, 2, 3 बताइए। देखिए, दूसरा वाला नहीं होगा, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, पहला और तीसरा हो जाएगा।
मतलब स्थानीय निकायों का विघटन। कौन सा नहीं है? ठीक है, राष्ट्र मतलब प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगेगा केवल इसमें, दूसरे वाले पॉइंट में, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना। अगर स्थानीय निकाय विघटन हो गई हैं तब राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, राज्य विधानसभा का विघटन हो गया तब भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेते हैं और वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में जो राज्य का राज्यपाल होता है, ठीक है, वो जो है राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है, हालांकि आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। बताइए कि भारत में अभी तक वित्त आपातकाल की घोषणा जो है कितनी बार की जा चुकी है? ऊपर वाले की कृपा से अभी तक फाइनेंस इमरजेंसी नहीं लगी है। वित्त आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है, कभी नहीं लगा। तो अनुच्छेद 360 में वित्त आपात से संबंधित उपबंध है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भी भाग का वित्त स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्त आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। नंबर 13 पर आ जाइए। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहले तो ये बताइए, 1950 में हुई थी या 1951 में हुई थी? यदि 1951 में हुई थी तो 50 को हटा दीजिए, लेकिन 50 में हुई थी तो हम हटाएंगे 51 को। 15 मार्च 1950 या 10 मार्च 1950? 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसके स्थान पर वर्तमान में है नीति आयोग, जो स्थापित हुआ था 1 जनवरी 2015 को। तो योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं था। इसका गठन जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर भाषण देते हुए कहा था कि योजना आयोग के स्थान पर एक नया जो आयोग है वो अस्तित्व में आएगा और योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से या संकल्प से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापित कर दिया गया। ये एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। कुछ 14 लगा देते हैं स्टूडेंट, गलत है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापित हुआ था। अब तक पूछा जाता है ये प्रश्न 2021 तक। नंबर 14 पर आ जाइए। 10 दिसंबर को कोई दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है वो? विश्व स्वास्थ्य दिवस नहीं, यूएन दिवस नहीं है, मजदूर दिवस नहीं है, यह है मानव अधिकार दिवस। तो 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार की गई थी और इस दिवस की औपचारिक स्थापना महासभा के द्वारा वर्ष 1950 में की गई थी। बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यूएन दिवस 24 अक्टूबर को और मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। याद रखिएगा, कुछ ये इंपॉर्टेंट दिवस मैच करने के लिए पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है संपत्ति के अधिकार पर, समानता के अधिकार पर, धर्म के अधिकार पर या मानव होने के नाते मानव गरिमा पर? मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल किस पर है? मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा की प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। अतः मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। ठीक है, नहीं है तो संपत्ति के अधिकार पर, समानता के अधिकार पर, धर्म के अधिकार पर। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।